Hello friends, today we will discuss on non-ferrous alloys. This is our fifth lecture on the topic of non-ferrous alloys. उससे पहले हमने चार अलग अलग नॉन-फेरस एलॉयज़ देखे थे। आज के लेक्चर में हम टाइटेनियम एंड मैंगनीज के नॉन-फेरस एलॉयज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। Before going to these non-ferrous alloys, as usual, my question is, what is an alloy? Again I am repeating, alloy का मतलब क्या है? A metal made by combining two or more metallic element, especially to give greater strength or resistance to corrosion आर नोन एज एन एलॉय। उसका मतलब एक मेटल के साथ में दूसरा कोई मेटल या दो से ज़्यादा कुछ मेटल एलिमेंट्स मिक्स करने के बाद जो नया मेटल मिलता है उसको एलॉय बोलते हैं। एलॉय क्यों बनाना पड़ा? बिकॉज जो प्योर मेटल होता है उसका स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस टू कोरोजन इतना अच्छा नहीं होता है। टू इम्प्रूव दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज या वी कैन से टू इम्प्रूव सम फिजिकल एंड मैकेनिकल और एनी अदर केमिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, वी नीड टू डेवलप एन एलॉय। एलॉय इसलिए बनाना पड़ता है कि जो भी मदर मेटल होता है उसका बहुत सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो अप टू आवर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टू इम्प्रूव दैट प्रॉपर्टी वी नीड टू मिक्स some other metal with that parent metal, and ultimately what we receive a product is known as an alloy. लेकिन the important word is metallic elements, मतलब कोई भी मेटल के साथ में आपको दूसरा मेटल ही ऐड करना है। मेटल के अलावा कुछ ऐड करेंगे देन दैट इज़ नॉट नॉन एज एन एलॉय। या आप पॉलीप्रोपिलीन या प्लास्टिक या कुछ ग्लास या एनी अदर मटेरियल अगर आप कोई भी मेटल में ऐड करते हैं और जो भी मिलता है उसको एलॉय नहीं बोलते हैं। तो एलॉय कैसे बनता है? कोई भी मेटल के साथ दूसरा, तीसरा या चौथा कुछ भी आप मेटल ऐड करो और उसके बाद में आपको जो भी नया मेटल मिलता है उसको एलॉय बोलते हैं। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉन फेरस? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं होता है। आयरन नहीं होता है ऐसा कोई मेटल नहीं होता है। हर एक मेटल में आयरन होता ही है। और नॉन फेरस किसको बोलते हैं? कि जिसमें आयरन बहुत कम होता है या वी कैन से बहुत सिग्निफिकेंट या एप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं होता है। सो इन मेटलर्जी नॉन मेटल फेरस इज ए मेटल इंक्लूडिंग एलॉय। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्योर मेटल को ही नॉन मेटल बोलते हैं। कुछ भी एलॉय बनाया और जो नया मेटल मिला लेकिन उसमें आयरन का कंटेंट या फेराइट का कंटेंट एप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं होता है तो उसको मतलब उससे ज़्यादा 1% से ज़्यादा नहीं होता है तो उसको हम नॉन फेरस एलॉय या नॉन फेरस मेटल बोलते हैं। क्लियर? सो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हर एक लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, व्हाट इज़ एन एलॉय और दूसरा व्हाट इज़ नॉन फेरस। क्लियर? नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन फेरस एलॉयज? तो ये हमने डिस्कस पहले भी किया था। एल्यूमिनियम और उसके एलॉय होते हैं, कॉपर और उसके एलॉय होते हैं, निकल, लीड, टाइटेनियम, टिन एंड जिंक और कोबाल्ट के एलॉयज होते हैं। आज के लेक्चर में हम टाइटेनियम और मैंगनीज के एलॉयज के बारे में बात करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपको आएगा कि नॉन फेरस एलॉयज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो फेरस का जो भी लिमिटेशन है, फेरस एलॉयज मतलब जिसमें आयरन होता है उसमें जो उसका लिमिटेशन है
वो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमको नॉन फेरस जो भी अपना एलॉयज़ है वो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो फेरस के लिमिटेशन क्या है? तो फेरस का जो भी मटेरियल होता है उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है दैट मीन्स कि उनका मास ज़्यादा है, दैट मीन्स उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा उसका लिमिटेशन है कंपेरेटिवली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल करंट पास होने की उसकी क्षमता नॉन फेरस के हिसाब से बहुत कम होती है। एंड थर्ड वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज उसका कोरोजन सर्टेन एनवायरनमेंट में बहुत फास्ट होता है। तो ये तीन जो लिमिटेशन है, हाई डेंसिटी मतलब उसका मास एंड वेट ज़्यादा है, कंपेरेटिवली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और तीसरा उसका कोरोजन रेजिस्टेंस पावर, ये तीन जो उसका लिमिटेशन है फेरस का, वो ओवरकम करने के लिए हमको नॉन फेरस मटेरियल का डेवलपमेंट या उसका एलॉयज़ का डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। अगर वज़न ज़्यादा है, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एक कार का एग्जांपल दिया था, कार में उसका जितना भी बॉडी है वो एल्यूमिनियम के एलॉयज़ का बनाया हुआ होता है। तो एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली जो माइल्ड स्टील होता है उससे वेट में बहुत कम है, और उसके बहुत सारे जो कोरोजन रेजिस्टेंस का पावर है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए करीबन जो भी वेट है उसका वो एल्यूमिनियम से रिप्लेस करने के बाद में हमको जो मतलब एवरेज वेट गिनो तो अब 1400-1500 किलो का कार होता है, उसमें 200-300 किलो के आसपास अगर हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं तो उतना वेट हमने कम कर दिया। उससे क्या होगा कि एक तो आपका कार का एफिशिएंसी बढ़ता है क्योंकि उसका वेट कम है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द नॉन फेरस एलॉयज़, एंड लिमिटेशन जो भी थे फेरस के उसको ओवरऑल करने के लिए हमको नॉन फेरस एलॉयज़ बनाने की ज़रूरत पड़ी। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एलॉयज़। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एलॉयज़ में क्या आता है? जैसे मान लो कि मेटल एलॉयज़ है, उसका दो ग्रेड है, दो क्लासिफिकेशन है। फेरस मतलब बेस मेटल, उसमें आयरन होता है, और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है। फेरस एलॉयज़ में दो इम्पोर्टेंट है, स्टील एंड कास्ट आयरन। नॉन फेरस में लाइट एलॉयज़ एंड हैवी एलॉयज़। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एलॉयज़। सो जैसे मैंने बताया, आज हम बात करेंगे टाइटेनियम और उसके एलॉयज़ की। सो टाइटेनियम क्या है? तो टाइटेनियम के बारे में पहले थोड़ा हम जान लें। तो उसका प्रॉपर्टी क्या है? उसमें उसका एटॉमिक नंबर है 22। एटॉमिक मतलब आप पीरियोडिक टेबल में उसका 22 का नंबर है। एटॉमिक मास दैट इज़ 47.867, और रफली वी कैन से 48 ग्राम्स पर मोलिक्यूल। मतलब उसका एक मोलिक्यूल का वजन आप 47.867 ग्राम्स है। डेंसिटी 4.43 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये उसका डेंसिटी है। मतलब एक जो उसका मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट वाला अगर हम टाइटेनियम का मास लेते हैं तो उसका वजन 4.43 इंटू 10⁻³ kg आता है। मेल्टिंग पॉइंट 1943 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट 3562 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगेन उसका एटॉमिक नंबर 22 है, एटॉमिक मास 47.867 ग्राम्स पर मोलिक्यूल है, डेंसिटी 4.43 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ 1943 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट इज़ 3562 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हुआ टाइटेनियम का प्रॉपर्टी। सो in depth we can say something on the titanium. So titanium is a chemical element with the symbol Ti. टाइटेनियम का सिंबल Ti है, एंड उसका एटॉमिक नंबर जैसे मैंने पहले बताया 22 है। इट इज़ लस्ट्रस ट्रांजिशनल मेटल विथ ए सिल्वर कलर। वो अगर टाइटेनियम कोई दूसरे मेटल के साथ हम उसको टच करते हैं, उसको जो बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ उसको टकराते हैं तो उसका साउंड आता है,
और वो कलर में सिल्वर कलर का होता है। उसका डेंसिटी कम है और उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। टाइटेनियम इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन इन सी वाटर एंड क्लोराइन। क्लोराइन और सी वाटर में उसका जो रेजिस्टेंस जो है, कोरोजन का रेजिस्टेंस, वो बहुत अच्छा है। सो टाइटेनियम के बारे में उसका जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हुआ, एक तो उसका कलर सिल्वर कलर है, लस्ट्रस है, उसका स्ट्रेंथ हाई है, डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है मतलब उसका यूनिट वेट जो है वो बहुत कम है। और टाइटेनियम इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन इन सी वाटर। सी वाटर में जो स्टील है उसका कोरोजन बहुत फास्ट होता है, जबकि टाइटेनियम का कंपेरेटिवली उससे बहुत कम होता है। सी वाटर एज वेल एज क्लोराइन सॉल्यूशन में भी उसका कोरोजन बहुत कम होता है। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स एज वेल एज बॉडीज ऑफ वाटर, रॉक्स एंड सॉइल्स। हर एक जगह भी टाइटेनियम पाया जाता है। द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल मिनरल ओर्स। टाइटेनियम जैसे मतलब आयरन का ओर होता है, जैसे रो आयरन उसको बोलते हैं, वैसे ही टाइटेनियम का ओर होता है, उसको रो टाइटेनियम बोलते हैं। वो कहाँ से निकलता है? वो ओर में से हमको उसका क्रोल एंड हंटर प्रोसेस से हम एकदम प्योर टाइटेनियम निकाल सकते हैं। द मोस्ट कॉमन कंपाउंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड is a popular photocatalyst and used in the manufacture of white pigments. केमिकल में जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें वाइट पिगमेंट अगर बनाना है तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। अदर कंपाउंड्स टाइटम ट्राइक्लोराइड TiCl3 विच इज़ यूज एज ए कैटालिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन बनाने में जो प्रोसेस होता है, कैटालिस्ट मतलब कैटालिस्ट का काम क्या होता है? प्रोसेस को फास्टन करना होता है। या अगर कोई जगह पे दो मिक्सर हम ऐड करते हैं तो उसका प्रोसेस नहीं होता है या बहुत स्लो होता है, तो ये प्रोसेस फास्ट करने के लिए या प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कैटालिस्ट हम ऐड करते हैं। सो पॉलीप्रोपिलीन बनाना है तो वो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए टाइटेनियम क्लोराइड TiCl3 यूज़ होता है। टाइटेनियम कैन बी एलॉयड विथ आयरन। टाइटेनियम किस किस के साथ में उसका एलॉय बनाता है? तो आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, वेनेडियम के साथ, मोलिब्डेनम के साथ, एंड जो अमंग अदर एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग लाइट वेट एलॉयज फॉर। ये जो जितने भी मैंने नाम बताए टाइटेनियम का जो एलॉय जो उसके साथ में बनता है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, तो जो भी नया एलॉय बनता है दैट इज़ वो स्ट्रॉन्ग बनता है, वेट में बहुत कम होता है। सो स्पेशली वो कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में होता है, एरोस्पेस में होता है। तो एरोस्पेस में जनरली जेट इंजिन्स, मिसाइल्स एंड एयर स्पेस क्राफ्ट में होता है। मिलिट्री जो उसका जो व्हीकल्स होते हैं उसमें उसका यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे केमिकल, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे वेसल्स बनाने में यूज़ होता है, उसके पंप्स बनाने में, और पल्प बनाने के, और पेपर इंडस्ट्री में वो यूज़ होता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी जैसे मैंने बताया यूज़ होता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, फार्मिंग में भी उसका यूज़ होता है। और नाउअडेज जो मेडिकल प्रोस्थेसिस, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, डेंटल एंड एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाते हैं उसमें भी वो बहुत यूज़ होता है। डेंटल इम्प्लांट्स में स्पोर्टिंग्स गुड्स मतलब जो रमत गमत के जो साधन है वहाँ पे भी उसका यूज़ होता है। एंड ज्वेलरी एंड मोबाइल फोन्स। तो मतलब जो आप बोलते हैं तो टाइटेनियम का एलॉय का यूज़ मोस्टली हर जगह पे वो होता है। सो दिस आर द जो हम बोलते हैं कि कोई क्वेश्चन आता है कि टाइटेनियम एलॉय कहाँ पे यूज़ होता है, देन यू हैव टू राइट डाउन कि इतनी इतनी जगह पे वो यूज़ होता है। नाउ कॉमर्शियली प्योर जो टाइटेनियम होता है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। अनएलॉयड टाइटेनियम, अनएलॉयड टाइटेनियम मतलब एकदम प्योर, जो हमको ओर में से निकालते हैं वो टाइटेनियम की हम बात करते हैं। सो अनएलॉयड टाइटेनियम इज़ यूज फॉर इट्स सुपीरियर कोरोजन रेजिस्टेंस। उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत सुपर्ब होता है। इम्प्योरिटीज सच एस ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ही वो टाइटेनियम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है तो उसका साथ में आने के बाद उसका क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन उसका कोरोजन रेजिस्टेंस
थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि प्योर टाइटेनियम, अनएलॉयड टाइटेनियम जो होता है उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है जब तक वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है लेकिन कोरोजन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एप्लीकेशन इंक्लूड्स, ये जो प्योर टाइटेनियम होता है उसका एप्लीकेशन कहाँ है? जो पहले हमने डिस्कस किया था उसका वो था टाइटेनियम एलॉयज का, लेकिन प्योर टाइटेनियम का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है? तो हीट एक्सचेंजर, पाइपिंग, रिएक्टर्स, पंप्स एंड वाल्व्स फॉर द केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये जो जैसे मैंने बताया कि हीट एक्सचेंजर्स की पाइपिंग जो होती है, रिएक्टर्स होते हैं, पंप्स एंड वाल्व्स जो होते हैं केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे उसका यूज़ होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस what is the alloy, what are the alloy of the titanium. So number one, that is the alpha titanium alloys. This is the most common titanium alloy. जो titanium alloy है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है, that is alpha titanium alloy. उसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? तो 5% एल्यूमिनियम एंड 2.5% SN. SN, that is the number 50 in the periodic table and its name is stannum. स्टेनम को SN उसका सिंबल है। तो अल्फा टाइटेनियम एलॉय जो है उसमें 5% एल्यूमिनियम होता है और 2.5% SN यानी स्टेनम होता है, विच प्रोवाइड्स सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग टू द HCP अल्फा। द अल्फा एलॉयज आर एनल्ड एट हाई टेम्परेचर इन द बीटा रीजियन। बराबर, तो ये है अल्फा टाइटेनियम एलॉय। नाउ द सेकंड इज द बीटा टाइटेनियम एलॉय। बीटा टाइटेनियम एलॉय क्या है? तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है। एंड सॉरी, बीटा टाइटेनियम एलॉयज एग्जिबिट्स द BCC एलोट्रोपिक form of titanium called beta. Elements used in these alloys are one or more of the following other than titanium. टाइटेनियम के अलावा उसमें क्या क्या होता है? तो ये सिर्फ मोलिब्डियम भी हो सकता है या मोलिब्डियम के साथ वेनेडियम भी हो सकता है, सिर्फ वेनेडियम हो सकता है या मोलिब्डियम, वेनेडियम और जिरकोनियम भी हो सकता है, या मैंगनीज भी हो सकता है, या आयरन हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है या कॉपर हो सकता है। तो बीटा एलॉयज में क्या हुआ? बीटा टाइटेनियम एलॉयज में क्या क्या हुआ? टाइटेनियम तो होता है लेकिन उसके साथ में ये जितने भी है वो सब या उसमें से कोई भी एक हो सकता है, जैसे मोलिब्डिनम, वेनेडियम, जिरकोनियम, मैंगनीज, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर. The titanium alloys these titanium alloys have excellent formability and can be easily welded. फॉर्माबिलिटी मतलब उसका फॉर्मिंग करना है, फॉर्मिंग मतलब मशीनिंग नहीं करना है, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रखना है और उसका शेप चेंज करना है, दैट इज़ द फॉर्माबिलिटी. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास कोई एक पीस है मेटल का, आप उसको हैमरिंग करते हैं. हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है, उसका वेट लॉस नहीं होता है लेकिन शेप चेंज होता है. जैसे उसका लंबाई बढ़ जाता है, थिकनेस कम हो जाता है. तो बिफोर डूइंग दैट हैमरिंग इफ़ यू वे, आप उसका वजन करेंगे तो फॉर एग्जांपल इट इज़ x kg एंड आफ्टर डूइंग हैमरिंग उसका शेप चेंज होगा लेकिन वजन या वेट उसका सेम ही रहेगा, दैट इज़ द नॉन एज द फॉर्माबिलिटी. तो ये जो बीटा टाइटेनियम एलॉय है उसमें टाइटेनियम के साथ मोलिब्डियम, वेनेडियम, जिरकोनियम, मैंगनीज, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल या कॉपर में से कोई भी एक या सब या कोई भी दो या सब, अब आप मिला के जो भी नया बीटा टाइटेनियम एलॉय मिलता है उसका फॉर्माबिलिटी बहुत अच्छा होता है और उसका वेल्डिंग आप इजीली कर सकते हैं. बीटा टाइटेनियम इज़ नाउअडेज लार्जली यूटिलाइज इन द ऑर्थोडेंटिक फील्ड. मतलब आपका जो डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं उसमें, या जो आपका ऑर्थो जो ट्रीटमेंट होता है, कोई आपका बोन का कुछ प्रॉब्लम है, उसमें ये सबसे ज़्यादा अभी यूज़ होता है. दिस इज़ अबाउट बीटा टाइटेनियम एलॉय. नाउ हम देखेंगे तीसरा, एंड दैट इज़ अल्फा बीटा टाइटेनियम एलॉयज. विथ प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा स्टेबिलाइजर्स, ए मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा इज प्रोड्यूस एट रूम टेम्परेचर.
मतलब अल्फ़ा और बीटा टाइटेनियम एलोइज जो है दोनों का मिक्सचर ऐड करके जो भी नया मिलता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज़ नोन एज ए अल्फ़ा बीटा टाइटेनियम एलोय। उसमें क्या होता है, तो 6% टाइटेनियम होता है, 4% एल्यूमिनियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मोस्ट कॉमन जो एलोय बनता है उसका 6% टाइटेनियम, 4% एल्यूमिनियम, और बाकी का जो मैंने आगे जो बीटा टाइटेनियम ने बताया बाकी का उसका मिक्सचर होता है। बिकॉज ऑफ द एलोय कंटेंट टू फेज, उसमें दो फेज होता है, अल्फा भी फेज होता है और बीटा फेज होता है। हीट ट्रीटमेंट कैन बी यूज टू कंट्रोल द माइक्रोस्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, उसका माइक्रोस्ट्रक्चर और उसका प्रॉपर्टी कंट्रोल करने के लिए उसमें हीट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। नाउ ये जैसे हमने पहले डिस्कस किया था टाइटेनियम का एप्लीकेशन क्या है, नाउ टाइटेनियम एलोइज का एप्लीकेशन क्या है। तो ये जो 5 है वो मेजर है। एयरक्राफ्ट इंजन कंप्रेसर ब्लेड, एयरक्राफ्ट में जो उसका इंजन होता है उसका कंप्रेसर ब्लेड है वो टाइटेनियम एलोइज का बनाया हुआ होता है। हाई प्रेशर क्रायोजेनिक वेसल्स वो भी टाइटेनियम एलोय का बनाया हुआ होता है। एयर फ्रेम्स, हीट एक्सचेंजर्स, केमिकल, मरीन, सर्जिकल इम्प्लांट्स वो भी टाइटेनियम एलोइज के बनाए हुए होते हैं। रोटेटिंग कंपोनेंट्स सच एस जेट इंजन ब्लेड्स एंड गैस टर्बाइन्स पार्ट्स, और मिलिट्री एप्लीकेशंस, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब जगह पे टाइटेनियम एलोइज यूज़ होता है। सो ये था टाइटेनियम एलोइज का यूज़। सो नाउ ये चैप्टर में हम दूसरा भी एक मटेरियल का एलोइज देखेंगे एंड दैट इज़ मैंगनीज एलोइज। बिफोर गोइंग टू दिस मैंगनीज एलोइज वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैंगनीज। जैसे बाकी का जो हमने बात किया था सेम वे उसका एटॉमिक नंबर है 25, मतलब पीरियोडिक टेबल में उसका 25th का नंबर आता है। उसका एटॉमिक मास है 54.9380 ग्राम पर मोलिक्यूल्स, मतलब उसका एक मोलिक्यूल का वजन या मास 54.938 ग्राम्स होता है। डेंसिटी है 7.43 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर हाइट वाला अगर आप मैंगनीज का मटेरियल लेंगे तो उसका डेंसिटी आपको 7.43 ग्राम्स मिलेगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1247 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 2061 यानी 2061 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थी मैंगनीज की प्रॉपर्टी। नाउ मैंगनीज के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लें। मैंगनीज इज़ ए पिंकिश ग्रे केमिकली एक्टिव एलिमेंट, मतलब केमिकली बहुत एक्टिव होता है और उसका कलर होता है पिंकिश ग्रे। इट इज़ ए हार्ड मेटल एंड इज़ वेरी ब्रिटल, बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। मतलब ये कैसा हुआ कि जैसे मान लो ग्लास, तो ग्लास हार्ड होता है और ब्रिटल, ब्रिटल मतलब हाथ में से छूट गया तो वो टूट जाएगा। इट इज़ हार्ड टू मेल्ट, उसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट ईजीली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब वो एटमॉस्फेयर में ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। मैंगनीज इज़ रिएक्टिव व्हेन प्योर, एकदम प्योर होता है तब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एंड एज ए पाउडर इट विल बर्न इन ऑक्सीजन, अगर मैंगनीज का पाउडर है तो आप ऑक्सीजन में लाओगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाओगे तो वो उसका फायर हो जाता है या बर्न हो जाता है। इट रिएक्ट्स विथ वाटर, पानी के साथ भी उसका रिएक्शन होता है। और उसमें क्या होता है, पानी में अगर डालेंगे तो जैसे आयरन का जो रस्टिंग होता है सेम वे उसका भी रस्टिंग हो जाता है। एंड डिज़ोल्व इन डाइल्यूट एसिड, और जो बहुत कम मात्रा में जो कॉन्सेंट्रेशन वाला एसिड है उसमें वो डिज़ोल्व, मतलब जैसे पानी में आप नमक या शुगर डालते हो तो डिज़ोल्व हो जाता है, सेम वे जो डाइल्यूट एसिड है उसमें आप मैंगनीज डालोगे तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। दैट इज़ अबाउट द मैंगनीज। अभी मैंगनीज का एप्लीकेशन क्या क्या है। सो मैंगनीज इज़ एसेंशियल टू आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, अगर आपको स्टील का प्रोडक्शन करना है, आयरन का प्रोडक्शन करना है तो मैंगनीज उसमें होता ही है। जो 85 से 90% जो मैंगनीज है वो मोस्टली उसमें
कंज्यूम हो जाता है। मैंगनीज इज ए की कंपोनेंट ऑफ लो कॉस्ट स्टेनलेस स्टील फॉर्मुलेशन एंड सर्टेन वाइडली यूज एल्यूमिनियम एलॉयज। तो जो लो कॉस्ट स्टेनलेस स्टील होता है उसमें मैंगनीज ज़्यादा होता है, और एल्यूमिनियम एलॉयज बनाने के लिए भी मैंगनीज का यूज़ होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज एज ए कैटालिस्ट। मैंगनीज का डाइऑक्साइड जो होता है, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो करता है, उसके बाद में मैंगनीज डाइऑक्साइड जो बनता है, यूज एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब मैंने टाइटेनियम वाले में बताया था। कैटालिस्ट मतलब कोई दो का कुछ मिक्सर है, आप ऐड करते हो, वो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कैटालिस्ट यूज होता है। मैंगनीज इज यूज टू डीकलराइज ग्लास एंड मेक वायोलेट कलर ग्लास। मतलब कोई ग्लास के ऊपर कलर लग गया है या कलर वाला ग्लास है, तो उसका कलर निकालने के लिए ये मैंगनीज यूज़ होता है, और वायोलेट कलर का जो ग्लास बनाना है उसके लिए भी वो यूज़ होता है। पोटेशियम परमैंगनेट इज ए पोटेंट ऑक्सीडाइजर एंड यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट। Other compounds that find applications are manganese oxide MnO and manganese carbonate MnCO3. The first goes मतलब मैंगनीज ऑक्साइड वो कहाँ पे यूज़ होता है? फर्टिलाइज़र और सिरामिक्स में यूज़ होता है। कहाँ, कौन सा? मैंगनीज ऑक्साइड। और सेकंड वन मतलब मैंगनीज कार्बोनेट कहाँ पे यूज़ होता है? तो वो मटेरियल फॉर द मेकिंग द अदर मैंगनीज कंपाउंड्स। दूसरे जो मैंगनीज के जो कंपाउंड्स बनाने हैं उसमें मैंगनीज कार्बोनेट यूज़ होता है। ये था मैंगनीज के बारे में थोड़ा उसका एप्लीकेशन। अभी उसका जो एलोई है उसका सिर्फ एक ही एलोई है, मैंगालोई। मैंगनीज का एलोई तो उसका नाम है मैंगालोई। मैंगालोई इज ऑल्सो कॉल्ड मैंगनीज स्टील और हार्ड फील्ड स्टील। मैंगालोई का दूसरा नाम है मैंगनीज स्टील, मतलब स्टील है उसमें मैंगनीज हमने ऐड किया है, या उसका दूसरा नाम है हार्ड फील्ड स्टील। दिस इज ए स्टील एलोई कंटेनिंग अराउंड 13% मैंगनीज। उसमें करीबन 13% मैंगनीज होता है। मैंगालोई इज नोन फॉर इट्स हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू एब्रेजन। ये जो 13% मैंगनीज ऐड करके हम जो मैंगालोई या मैंगनीज स्टील या हार्ड फील्ड स्टील बनाते हैं, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है? तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मतलब आप उसके ऊपर कोई पंच रख के हैमरिंग करेंगे तो उसका इम्प्रेशन उसके ऊपर नहीं आता है। एंड रेजिस्टेंस टू एब्रेजन, मतलब आप कहीं पे उसको ग्राइंडिंग करते हैं तो उसका ग्राइंडिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या आप कहीं पे रब करते हो, घिसते हो, तो उसका एब्रेजन नहीं होता है। मैंगालोई इज मेड बाय एलोइंग स्टील containing 0.8 to 1.25% कार्बन विथ 11 to 15% मैंगनीज। ये जो मैंगालोई जो बनाया है उसमें जैसे बताया कि करीबन 13%, और हम टू बी स्पेसिफिक 11 to 15% मैंगनीज होता है, और उसमें 0.8 to 1.2% कार्बन भी होता है। ये था मैंगालोई। मैंगालोई का एप्लीकेशन क्या है? तो मैंगालोई हैज़ बीन यूज इन द माइनिंग इंडस्ट्री, सीमेंट मिक्सचर्स, रॉक क्रशर्स, रेलवे स्विचेस एंड क्रॉसिंग्स, क्रॉवल ट्रेड्स फॉर ट्रैक्टर्स एंड अदर हाई इम्पैक्ट एंड एब्रेसिव एनवायरनमेंट। मतलब जैसे दो उसका जो हमने सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी देखा था कि उसका इम्पैक्ट, उसके ऊपर आप कुछ भी हैमरिंग करेंगे तो वो मैंगालोई के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ये कहाँ पे यूज़ करेंगे कि वो मटेरियल कि जहाँ पे हम उसको ज़ोर से अथराते हैं, टकराते हैं। तो वैसी एरिया कौन सा है? जैसे आप ट्रैक्टर के पीछे क्रॉल्स लगा हुआ होता है तो यहाँ पे वो यूज़ होता है। और दूसरा उसका जो था कि एब्रेसिवनेस उसका बहुत अच्छा होता है, तो मतलब ज़्यादा जल्दी वो घिसता भी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन हाई इम्पैक्ट एनवायरमेंट लाइक इनसाइड ए शॉर्ट पिनिंग मशीन। मतलब शॉर्ट पिनिंग मशीन मतलब कि जैसे शॉर्ट ब्लास्टिंग या उसका सैंड ब्लास्टिंग, ये जो सब होता है वहाँ पे ये मटेरियल यूज़ करेंगे तो शॉर्ट के कारण उसके ऊपर इम्प्रेशन नहीं होती है। These alloys are finding new uses as a cryogenic steels due to their high strength at very low temperature।
अभी अभी उसका नया नया यूज़ क्रायोजेनिक स्टील में भी होता है। ये था मैंगालोई का एप्लीकेशन। नाउ हमारा यूजुअली जैसे एंड में क्वेश्चंस होता है, दैट यू हैव टू आंसर। देयर आर 4 क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ टाइटेनियम। सेकंड, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ टाइटेनियम एलॉयज, मतलब अल्फा एलॉयज, बीटा एलॉयज एंड अल्फा बीटा एलॉयज। थर्ड वन, what are the properties and application of manganese, and explain mangalloy, मतलब manganese का जो alloy है that is mangalloy. Explain mangalloy with its application. Thank you.